नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। और इस साइंस की क्लासेस आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होने वाली हैं, बहुत फायदेमंद होने वाली हैं, क्योंकि यहां पर मैं कराता हूं आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस का एनालाइजेशन। यानी यहां पर मैं वो क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में किस प्रकार का लेवल पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में किस प्रकार की लैंग्वेज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस क्लास में बताता हूं। ये क्लास आपकी रोजाना चलती है, 12 बजे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और इस 12 बजे की क्लास में आपको कहीं ना कहीं जो साइंस से रिलेटेड समस्याएं हैं, साइंस से रिलेटेड डाउट्स हैं, वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। बाकी का आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपको 12 बजे मिल ही रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना मैं साइंस की क्लासेस ले पाऊँ, तो आप यादबिन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर आकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे चले जाइए, आपको सारी क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहां पे दिखा भी सकता हूं कि इस प्रकार से आपको साइंस की क्लासेस का एक प्लेलिस्ट है, ग्रुप डी 2025 साइंस पीवाईक्यूज के नाम से, जिसमें मैंने लगभग 58 से 60 क्लासेस आपको यहां पे प्रोवाइड करा दी हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनकी क्लासेस आपको इस थंबनेल के साथ में दिखाई भी दे रही होंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं देख सकता हूं, तो आप इस जगह पर जाकर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो सीरीज मैंने चलाई थी उसको भी देख सकते हैं। अभी के जो क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में आ रहे हैं, उनकी सीरीज जो आपको वो अभी शुरुआत में ही मिल जाएगी, तो आप इनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके जो डाउट चल रहे होंगे, आपके मन में ये क्यूरियोसिटी चल रही होगी किस प्रकार का क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का एग्जाम रहेगा, तो आप यहाँ पे इन चीजों को देख पाओगे। बाकी का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेटा अगर कुछ आपको और चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा में चीजें चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाईएससी ऐप डाउनलोड करेगा। और बाईएससी ऐप के लिए मैं खासियत बता दूं बेटा, यहां पर जब आप सर्च करें तो बाईएससी ऐप ही करें। और ये लोगो हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस लोगो के साथ में उसको सर्च करना है, आपको ये लोगो दिख जाए, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डाउनलोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, वहां पर रजिस्टर और लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन के बाद में आपको वहां पर दिख जाएंगे हमारे जो भी कोर्सेज हैं। आप चाहते हैं कि हमें थ्योरी बेस पर समझ में आए, हमें कंसेप्ट समझाया जाए, हम पूरी तरह से चीजों को जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब एग्जाम में बैठे तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो जो लैंग्वेज पूछी गई है, वो लैंग्वेज हमें पूरी तरह से समझ में आए। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर वो क्वेश्चंस कराए जाएं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हम चाहते हैं कि सिलेबस भी ऐसा रहे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो बेटा कुछ नहीं करना, बाईएससी ऐप आपको ये सब कुछ दे रहा है मात्र 99 में। चाहे आपका यूपीएसआई का बैच हो, चाहे आप यहाँ पे चाहते हैं कि यूपी कांस्टेबल पढ़ लें, आप यहाँ पे ग्रुप डी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप एनटीपीसी पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे एसएससी जीडी पढ़ना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। 99 में आप यहाँ पे कोई भी कोर्स ले सकते हैं। इतना सस्ता बैच इस वजह से है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्डेबल प्राइस चाहते हैं। तो बेटा 99 इससे ज्यादा आप देखेंगे, इससे ज्यादा कम आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला नहीं है। अच्छा कंटेंट है, एक बार चेक करिएगा, एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो लेने के बाद में आप चीजों को समझिएगा कि क्या हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी बातें हो गई, अब हम आपकी बातें करते हैं। अब आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव पर, हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 से आपको आंसर देना है, ये बात याद रखना, आपको सारे आंसर देने हैं, आपको यहाँ पे कमेंट करना है, आपको यहाँ पे चीजों को पूछना है, बताना है, सब चीजों को लेके चलना है, और लास्ट में आपका फीडबैक जरूर आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता क्या है, तो चलिए आपसे एक ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेज बहुत ही इजी वे में पूछा जा रहा है, डायरेक्टली ये कहते हैं ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें बहुत बड़ी तैयारी कराई जाए, और जब हमारे सामने एक छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम वहां पर अटक जाते हैं। तो इसी के लिए ये क्लास स्टार्ट की है। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ावा देता है। अब देखते हैं कि हमारे पौधे के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब जैसे हमारे पास पाए जाते हैं, वैसे ही पौधे के पास पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी दीर्घीकरण करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं, और इसको क्या करते हैं, पौधे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब वो पूछा गया कि जड़ को कौन बढ़ाता है, तो आप कहेंगे सर जड़ को तो बेटा सर हमने तो सुना था कि एपिकल टिश्यू होता है। कौन सा होता है,
एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है। और अगर ये होता है तो सर इसके अंदर मुझे लगता है ये जो है जड़ को बढ़ाता है, और जड़ को बढ़ावा अगर ये दे रहा है तो इसमें कोई ना कोई हार्मोन्स तो होगा, क्योंकि बिना हार्मोन्स तो कोई भी नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे सेल डिवीजन के साथ में हार्मोन्स भी होना चाहिए, और वो हार्मोन्स कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वो ऑक्सिन हार्मोन होना चाहिए। ये ऑक्सिन कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, और ये बात सही निकल आएगी कि कोशिका को बढ़ावा देने वाला कौन, ऑक्सिन। एपिकल को बढ़ावा देने वाला कौन, आपका ऑक्सिन। जड़ के विकास में सहायक कौन, ऑक्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बाकी के आपको यहां पे दे रखे हैं सर जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये क्या है। अब एक बार बताओ, क्या जड़ ही बढ़ेगी भैया, तना भी तो बढ़ना चाहिए। हाँ जी सर, तना बढ़ना चाहिए। तो तना बढ़ाना है तो जिब्रेलिन यहाँ पे हार्मोन काम करेगा। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि सर कोशिका का डिवीजन होता रहे, तो सर साइटोकाइनिन भी तो होना चाहिए। आपका सेल डिवीजन नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, कोशिका का डिवीजन नहीं कर पाओगे तो आप वृद्धि कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो आई साइटोकाइनिन भी होना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फल है वो पक जाए, तो फल पकने के लिए आपको यहाँ पे किसकी जरूरत होगी, एथिलीन की जरूरत होगी। और इस प्रकार से मैंने चारों चीजें बता दी हैं, और यहाँ पर यही चीज लिखी है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने सारे हार्मोन के बारे में बता दिया, और यहाँ पे चीजों को आप आगे लेके चलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एसपी जुड़ चुके हैं, बी आंसर दिया है, गोमती ने ए आंसर दिया है। नमस्ते भाई, हाँ जी बिल्कुल गोमती नमस्ते। अब आपको यहाँ पे शेयर कर देना है, और आप आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये लो, ये पता नहीं क्या, ये अलग हो गया शायद। चलिए, अगर आ चुका है तो क्वेश्चन आया है तो इसको देख लेते हैं। शायद इमेज जो है वो इस जगह लग गई है, मुझे ऐसा लगता है, कोई बात नहीं। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। एक बात समझ लो, यहां पर धारावाही चालक की बात आ रही है। अगर धारावाही चालक की बात आ जाए तो यहां पर याद रखना, किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी अगर मैं किसी वायर में क्या कर दूं, विद्युत धारा प्रवाहित कर दूं, तो जैसे ही मैं इसके अंदर करंट प्रोवाइड करूंगा, ये ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो भाई इसके पास में डायरेक्शन भी तो होगी। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पे उत्पन्न कर रहा है तो डायरेक्शन होगी। तो याद रखना, यहां पर जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी तो मैक्सवेल भैया का यूज करना पड़ेगा। यह बात याद रखना, जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी होगी तो आपको मैक्सवेल का यूज करना पड़ेगा। जो ये क्या कहता है कि जो थंब है ना, ये थंब ये बताता है किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। और जो आपकी उंगलियां हैं यूं इस प्रकार आ रही हैं, यूं इस प्रकार आ रही हैं जी। उंगलियां जिस प्रकार से फोल्ड हो रही हैं, इस उंगलियों के फोल्ड होने की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी आपकी किसकी, वही डायरेक्शन होगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की। अगर सर यहां पे करंट नीचे की ओर लग रहा हो तो बेटा, करंट जब नीचे की ओर लगेगा तो आप सोचो उंगलियों की डायरेक्शन पीछे हो गई। तो यहां पे आप देखेंगे घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा ऐसे ही तो चलती है। तो यहां पर घड़ी की दिशा हो जाएगी, और जब ऊपर होगा करंट तो ये होगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो आंसर नहीं छिपा है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। सर ये फ्लेमिंग का नियम कहां लगता है फिर, क्या यहां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपके माइंड में अगर ये आ रहा है तो चीजों को, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये यहां पे काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, ये फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम, ये क्या कहता है बेटा, ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहता है कि यहां पर अगर आपके हाथों की उंगली वाला यानी इंडेक्स, मिडिल और थंब तीनों आपकी किस में हो, 90 डिग्री की डायरेक्शन में हो, तो ये जो है ना प्रेरित धारा की दिशा यहां पे ज्ञात करेगा। तो राइट हैंड वाला क्या करता है, ये प्रेरित धारा, ये जो आपका करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो वहां पर करंट प्रेरित हो रहा है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड का यूज करना पड़ता है, जो विद्युत जनरेटर में काम आता है। किसमें, विद्युत जनरेटर में। और सर जब विद्युत मोटर की बात आएगी, किसकी, विद्युत मोटर की, तो वहां पर बल की दिशा ज्ञात करनी होती है, और ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का काम करता है। आप समझ लो, मैंने 3 चीजें बताई,
फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम विद्युत मोटर पर काम करेगा, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम विद्युत जनरेटर पर काम करेगा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए है। और यहां पर मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम चालक के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए। तीनों चीजें अलग अलग हैं। बल की दिशा बायां हाथ का नियम फ्लेमिंग का, धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और यहां पे अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करनी है तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम याद करना है। यहां पर ये तीन नियम आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन तीनों नियमों के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, अब समझनी है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, यहां पे कार का वेग दे रखा है। क्या दे रखा है? 36 किलोमीटर पर आवर से 32 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है? यदि कार्य का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है, यानी हमें एनर्जी प्राप्त करनी है, हमें यहां पे कार्य के बारे में बताना है। सर यहां दिया क्या क्या है, पहले ये तो बता दो। हाँ जी, दे लिए हैं, देख लेते हैं। कार का जो द्रव्यमान है वो दिया है कितना? 150 किलोग्राम। चलिए सर ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये 36 से 72 किया जा रहा है, ये क्या है? 36 से 72 जो किया जा रहा है, तो बेटा आप यहां पे देखें, जो प्रारंभिक वेग होगा वही तो 36 होगा। प्रारंभिक में जो चल रहा होगा कार वो 36 से चल रही होगी, और यहां पे अंतिम वेग जो करना है वो कितना करना है? 72 करना है, 72 किलोमीटर पर आवर करना है। चलिए ये बात समझ में आ गई सर। अब आप एक चीज बताओ, सॉल्व कैसे करना है? बेटा सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज नहीं आई क्या? सर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और आपको पहले इसे मीटर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अरे कितनी सी बात कर दी। अगर ऐसा है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई किया तो सर ये आ गया 18 दूनी 36, दो पंजे 10, तो 10 आ गया 10 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो सर 72 वाला भी तो चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। 72 वाले को अगर चेंज करेंगे तो जब 5/18 का इस पे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 18 से इसको काटेंगे और यहां पर क्या आ जाएगा? 4 पंजे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास में अंतिम वेग हो गया, अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में भी देख रहे हैं तो। सर यहां पे जो ऊर्जा है, कार्य है, ये कार्य, सर कार्य और एनर्जी यहां पे कहीं ना कहीं बराबर होंगी। हाँ जी बिल्कुल होंगी। अगर कार्य और एनर्जी बराबर हैं, लेकिन कार्य तो गति कर रही है ना, तो सर इसमें गतिज ऊर्जा लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। राधे राधे भाई मदन यादव। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, ये कार्य कहीं ना कहीं एनर्जी के इक्वल होता है, ऊर्जा के इक्वल होता है। और आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि सर जो कार है ना वो तो गति कर रही है, तो कहीं ना कहीं सर मैं इसमें गतिज ऊर्जा का यूज कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, गतिज ऊर्जा का ही यहां पे पता करना है। तो आप कहेंगे सर हमारे पास में तो दो वेग हैं, और अगर दो वेग हैं तो दोनों का यूज करना है। हाँ जी, यहां पे दोनों का यूज करना है। पहले आप एक का निकाल लो, फिर दूसरे का निकाल लो, और वहां पे जो डिफरेंस आएगा वही तो यहां पे परिवर्तन हो जाएगा। तो वही चीज निकालनी है, तो पहले आपको काइनेटिक एनर्जी पहली वाली निकालनी पड़ेगी, और यहां पे ½ m² करना पड़ेगा। मैंने बी क्यों नहीं किया? बी इसलिए नहीं किया है क्योंकि पहले हमें प्रारंभिक वेग को लेके चलना है। बी का मतलब यहां वेग ही होता है, यू भी तो वेग ही है। तो अब इसको सॉल्व कर लो पहले। ये हो जाएगा आपका 1/2, m की वैल्यू हो गई आपकी 150, u की वैल्यू आपकी कितनी है? 10 है, और 10 का हो जाएगा आपका 100। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये हो जाएगा तो आप यहां पे इसको काटोगे, यहां पे इसका हो जाएगा 50, और 15 पंजे 75 होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की आ गई, यानी प्रारंभिक वेग के आधार पर जो ऊर्जा यहां पे खर्च की जा रही है वो 7500 जूल की ऊर्जा है। हाँ जी ये भी बात सही है। सर इसके बाद आपको गतिज ऊर्जा दूसरे वाले की निकालनी पड़ेगी, और दूसरे वाले की जो एनर्जी है वो हो जाएगी ½ mv²। बिल्कुल बात है। इसको आप सॉल्व करोगे तो हाफ मल्टीप्लाई 150, और b कितना है सर? 20 है, और 20 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 400 होता है। और यहां पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 15 दूनी 30 होते हैं, लगभग आपका 30,000 जूल आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी दूसरी वाली कितनी आ गई? 30,000 आ गई। तो आपको तो चाहिए, कार का द्रव्यमान यहां पे है, तो हमें 36 से 72 तक के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? तो बेटा हमने 36 की निकाली है
और 72 की निकाली है, लेकिन 36 से 72 के लिए आपको 72 से 36 घटाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा जो डिफरेंस आया है वो कितना परिवर्तन हुआ होगा, कितना यहाँ पे चेंजेस आए होंगे। तो बेटा कार के वेग को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, यानी 36 से 72 किलोमीटर पर आवर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें कितनी है, जब हम इनका डिफरेंस निकाल देंगे तो इसी वजह से पता चलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी दोनों का डिफरेंस करने के बाद। जैसे ही हम डिफरेंस करेंगे तो 30,000 से माइनस करेंगे 7500 को, और ये कितना आएगा, 22,500 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 22,500 जूल आएगा। बेटा मुझे लगता है कि अभी तक के ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा टफ आया होगा, आपके अकॉर्डिंग लग रहा होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा मेरी तरफ से, लेकिन मैंने आपको यहां पे समझा दिया। यहां क्या क्या दिया था, मास दिया था, बोल रहा था कि 36 से 72 अगर हम वेग कर दें तो कितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, तो मैंने वही बताया, मास बता दिया है, मास दिया था मुझे, यहां पे वेग दिया था, प्रारंभिक वेग 36 लिया, अंतिम वेग 72 लिया। फिर उसके बाद जो उसने बोला कार्य कितना करना पड़ा होगा, 36 से 72 कर दें तो पहले 36 का निकालो फिर 72 का यहां पे निकालो। क्या निकालें बेटा, कार्य। कार्य कैसे पता चलेगा, एनर्जी से। हमने कार्य को एनर्जी के बराबर माना है, तो कितनी एनर्जी खर्च हुई है, तो प्रारंभिक वेग से पहले एनर्जी निकाली और अंतिम वेग से हमने एनर्जी निकाली, और दोनों में यहां पे हमने डिफरेंस कर दिया। हमारी जो टोटल एनर्जी है 36 से लेके 72 के बीच में जो खर्च हुई है वो हमारी यहां पर हो गई। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो, आप ये कह रहे थे कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पे रिपीट हुआ है। कल भी यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेम कराया था और आज भी यही क्वेश्चन मैं सेम करा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं कल की पीपीटी उठाकर ले आया हूँ, इसका मतलब ये है कि ये आपका इससे पहले के एग्जाम में आया हुआ है, यानी 5 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसके 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ है वहां पर भी आपका रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, और अगर रिपीट हो रहे हैं तो इन चीजों को करके जरूर जाना। चलिए आगे आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 4। महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहां होता है। सर निषेचन क्या होता है बेटा, निषेचन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल का जो स्पर्म है फीमेल के जो एग है उसके साथ में मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी ये जो जाइगोट बनना है ना, ये जाइगोट बनने की प्रक्रिया वही हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये तो सर हमें पता है, ये तो हम पहले से ही समझ जाते हैं, हम 10th आते हैं ये तो चीजें सीख जाते हैं। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि जब स्पर्म एग से मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहां पे, ये घटना होगी कहां पे, तो वो पूछा जा रहा है। क्या वो यूटेरस में होगी, ओवेरी में होगी, फैलोपियन ट्यूब में होगी, या सर्विक्स में होगी। और यहां पे ब्रजेश बघेल ने बताया है सी, अवधेश का है सी, और मदन ने बताया है सी। तो आंसर जो आ रहा है सी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पर्म जब वजाइना से एंटर करते हैं सर्विक्स से होते हुए कहां पहुंचता है, यूटेरस तक, और इधर से जो ओवेरी है इस ओवेरी से अंडा बाहर निकलता है, कहां पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब तक, और यहां से फैलोपियन ट्यूब में ही यहां पे स्पर्म और एग दोनों मिल जाते हैं और ये जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट आपका कहां पहुंचता है, यूटेरस में, और ये यूटेरस में ही बच्चा डेवलप होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आई कि कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। कार्बन की बात करें, कार्बन एक ऐसा विशेष तत्व है जो बॉन्ड बनाए जाने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब आप देखते होंगे ना हर चीज में कार्बन मिलेगा आपको, मोस्टली हर चीज में आपको कार्बन मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि इसके पास में ना सीरीज बनाने की क्षमता होती है। क्या बना रहा है भैया, ये सीरीज बना लेता है। इसका मतलब क्या होता है सर, सीरीज बनाने का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है ना, इसके पास का इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आप कहेंगे सर इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या मतलब है बेटा, इसी से तो पता चलेगा, 6 होता है। हाँ जी होता है। फिर सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, आप कहेंगे सर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हमें चाहिए कितने भैया, अष्टक के लिए 4 की जरूरत होती है।
यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपके एक कक्षा में होने चाहिए, तो हमें जरूरत कितने की है? आप कहेंगे सर 4 की जरूरत है। और अगर 4 की जरूरत है भाई, एक की अगर जरूरत होती है ना तो उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, और इसे भी 4 की जरूरत है, बहुत 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 ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो फिर क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? ये ना ना तो दान करेगा ना ही ये लेगा, ये कर देगा शेयर। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारे पास रहेगा, मेरा मेरे पास रहेगा, लेकिन हम दोनों मिलके क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं, जिससे मेरे पास में 8 हो जाएंगे और तुम्हारे पास में भी 8 हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे पास में लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। और ये लंबी श्रृंखलाएं जो पाई जाती हैं, जो बिना बॉन्ड के तो श्रृंखलाएं मिलेंगी नहीं, वो किस वजह से मिलेंगी? यानी सह संयोजकता की वजह से मिलेंगी, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से मिलेंगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप यहां पे देख पाएंगे, यहां पर सी के साथ में जो चेन बनती है, आईयूपीएसी जो नाम निकालते हैं वो आप कार्बन चेन के अकॉर्डिंग ही तो निकालते हैं। तो ये कार्बन जो चेन बन रही है ना, वो इस वजह से बन पा रही है क्योंकि इसके पास बस 4 ही इलेक्ट्रॉन है बाहर, 4 और चाहिए, लेकिन कोई दे नहीं रहा है, कोई नहीं कह रहा कि मैं दे पाऊंगा। क्या होगा? तो ऐसा करो, हम शेयर कर लेते हैं सभी लोग मिलके। ठीक है, मेरा मेरे पास, तेरा तेरे पास, लेकिन हम दोनों जो मिलके जो इसको पूरा कर लेते हैं, 8-8 कर लेते हैं। तो ये यही करता है। ठीक है, डी 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 अवधेश का है डी। सर जी क्लास लेने का तो बहुत मन है, लेकिन मुझे आज कहीं जाना है। ठीक है, तो आप कल चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहीं जाना है तो घुमाओ, ये तो क्लास बाद में भी हो जाएगी, रिकॉर्ड क्लास में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आप यहाँ पे 6 की बात करेंगे तो पूछा गया है, हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। सही सही बात है, पेट में तो प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन करता कौन है? प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर मुंह से हो जाता है, प्रोटीन का पाचन पेट से स्टार्ट होता है, फैट का पाचन छोटी आंत से स्टार्ट होता है। लेकिन हमसे प्रोटीन का जो पाचन है वो पेट में जो हो रहा है, जो स्टमक कर रहा है, इसे कर कौन रहा है, ये पूछा है। तो आप जब हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन को पढ़ोगे तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपसे आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा? एएसपी बता रहे हैं डी आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। बेटा, जब मैं एमाइलेज की बात करता हूं, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो क्या होगा? लार मिलती है, और इस लार में क्या होता है? लार में एमाइलेज पाया जाता है। और ये एमाइलेज करेगा क्या? ये लार में मिलेगा और एमाइलेज करेगा क्या? सर ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी आपका जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है बेटा? वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, और वो कौन करता है? एमाइलेज करता है। फिर सर ये ट्रिप्सिन क्या करता है? भैया ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। सर यही आंसर होना चाहिए, फिर तो यही आंसर होना चाहिए। लेकिन हमसे पेट के बारे में पूछा है, लेकिन ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? ट्रिप्सिन तो सर छोटी आंत में मिलता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे हो रहा है? ये वाला जो है ना, वो छोटी आंत में कर रहा है, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। अब आपके पास में आता है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है? सर ये लाइपेज है जो है ना, ये अग्नाशय का जो रस होता है, पैनक्रिएटिक जूस जो होता है, उसमें मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पैनक्रिएटिक जूस तो छोटी आंत में जाके मिलता है। हाँ जी हाँ, छोटी आंत में मिलता है। पर ये लाइपेज प्रोटीन का पाचन करेगा? नहीं, ये फैट का पाचन करता है। किसका करता है? फैट का पाचन करता है। फिर का मतलब, फिर तो डी आंसर ही होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ये कहाँ मिलेगा? ये पेट में मिलेगा, और पेट में मिलेगा, किसका पाचन करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करेगा। तो पेट के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन? पेप्सिन। और आपका छोटी आंत के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन? ट्रिप्सिन। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। एएसपी ने सही आंसर दिया था, ब्रजेश ने दे दिया डी, मदन मोहन का डी है, ब्रजेश के अलावा डी आंसर। एएस सबका आंसर आ चुका। चलो, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, वोहर का परमाणु मॉडल। आपको पता होगा कि हमारे पास में रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया था, और रदरफोर्ड के मॉडल में जो कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए कौन आते हैं? नील्स बोहर आते हैं। नील्स बोहर ने एक परमाणु मॉडल दिया 1913 में। हाँ जी सर, ये बात तो सही है, 1913 में दिया था। लेकिन इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो बाहरी चक्कर लगा रहे हैं, ये नाभिक में क्यों नहीं गिरते? क्या समझाया उन्होंने? ये नाभिक में
क्यों नहीं गिरते, ये बात समझाने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो समझाया ना वो केवल केवल एक ही चीज पे समझा पाए, और वो किस पे समझाया था? हीलियम पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे। और आंसर दिया है, अवधेश का आंसर है डी, मदन का आंसर है डी, और यहां पर एएसपी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। बेटा यहां पे जो आंसर होगा वो डी ही होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन इस वजह से है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने आसान हो जाता है, और हाइड्रोजन के पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करना आसान है, इसलिए इन्होंने जिस पर समझाया वो हाइड्रोजन था। तो बोहर का परमाणु मॉडल किसके परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सक्षम होता है? हाइड्रोजन के परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सक्षम होता है। इन्होंने किसकी कमियों को दूर किया? रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया। इन्होंने ये मॉडल कब दिया था? 1913 में दिया था। इन्होंने क्या समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं, इस बात को इन्होंने समझाया था, और आंसर आपका मिल चुका है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भाई आप जानते हैं कि धातु और अधातु होती हैं, हाँ जी होती हैं, पर सर धातु चमकती है, हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है, धातुओं में चमक पाई जाती है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अधातु धातु की तरह चमकता है, यानी अधातु भी क्या धातु की तरह चमकता है? यानी कोई अधातु ऐसा भी है जो यहां पर मेटल की तरह चमक रहा है? आप यहां पे देख पाएंगे सर धातु कौन सी होती है? सर बेटा गोल्ड, गोल्ड चमकता है बेटा, इतना चमके जा रहा है, इतना चमके जा रहा है कि 1.25 से 1.5 लाख के आसपास पहुंच नहीं आया। कॉपर चमकता है, आयरन चमकता है, निकल चमकता है, सिल्वर चमकता है, ये मेटल होते हैं। क्या आपने कभी ऑक्सीजन को चमकते देखा है? क्या आपने कार्बन के अंदर चमक देखी है? क्या आपने सिलिकॉन के अंदर, बोरोन के अंदर चमक देखी है? तो आप कहेंगे सर ये नॉन मेटल है, ये नहीं चमकते हैं। लेकिन आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कोई एक ऐसा है जो आप इसमें देख पा रहे होंगे, हल्की हल्की चमक आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये चमक किसकी वजह से है? ये चमक होने का कारण क्या है? दूसरा कि ये अधातु है या फिर धातु है। तो मैं कहूंगा बेटा ये अधातु है। तो कौन सी अधातु चमकती है? अवधेश ने दिया है सी आंसर, सी आंसर, और मदन यादव ने भी आंसर दे दिया। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही है। आयोडीन ही एक ऐसा यहां पे अधातु होता है जो क्या करता है? चमकता है। लेकिन ये चमकता क्यों है? क्योंकि आयोडीन सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में जब रहता है तो इसके अंदर बैंगनी कलर और काले कलर के क्रिस्टल जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, और जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है तो वो बैंगनी और काले रंग के जो क्रिस्टल हैं वो चमक उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से धातुओं की तरह अधातुओं में चमक रहने की व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन वो आयोडीन में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे क्या कह रहा है बेटा? 9 कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं। भैया एक बात बताओ, तरंगें क्या करती हैं? तरंगें जो है ना वो ऊर्जा के संचरण का तरीका है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। जब आप एक मान लीजिए, एक मैंने कहा कि ये कोई तालाब है और इस तालाब में क्या है? पानी है, और इस तालाब में अगर पानी है और इस पानी में क्या है? यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी हुई है, यह मैंने यहाँ पे कोई वस्तु बना दी, ठीक है। ये वस्तु जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है। आपने क्या किया? आपने इस पानी में क्या मारा? एक पत्थर मांगा, पत्थर मार दिया, ठीक है। ये पत्थर जो है ये मार दिया, और जैसे ही आपने पत्थर मारा तो आपने किसे एनर्जी दी? आपने पत्थर को एनर्जी दी। लेकिन पत्थर ने क्या किया? पत्थर ने यहाँ पे बेग यानी तरंग बेग की तरह पे यहाँ यहाँ धीरे आके इसको ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर दिया। क्या पत्थर ने किया? नहीं, हमने पत्थर को एनर्जी दी थी, और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई आपका पानी में, और पानी में जो बेग बनना, वेव बनी, आपकी तरंग बनी ऐसे घूमते घूमते, और उसके बाद इस वाले चीज को जो स्थिर था ये इसको ऊपर नीचे की तरफ में इस प्रकार से करने लगती है। तो यही है ऊर्जा का संचरण। लेकिन ये कैसे होता है बेटा? 2 तरह से होता है। यांत्रिक तरंगों की अगर बात करेंगे तो इनमें माध्यमों के कणों की गति ना 2 प्रकार से होती है। एक होती है आपकी ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन हमसे कौन सा पूछा है बेटा? अनुदैर्ध्य तरंगें, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं।
अब लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो बेटा ये जो कण है ना वो इस प्रकार से चलते हैं, ये कण इस प्रकार से चलते हैं। अब ये जो कण है इस प्रकार से हैं तो क्या करेंगे, ये गति करेंगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, क्योंकि कण आपस में टकराएंगे, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं यहां बोल रहा हूं, वो आगे कैसे जा पा रहा है, वो इस वजह से जा पा रहा है क्योंकि हमारे पास में है मीडियम, और ये मीडियम आपस में क्या है, इसके जो कण हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। किसकी वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से। अब वो वाइब्रेशन हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है और तेजी से कण टकरा रहे हैं, और आपका यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, आगे पीछे कंपन ऐसी प्रकार से हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो है माध्यम की वजह से आपकी ध्वनि जो है वो आगे बढ़ पा रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो वायु के कण जो हैं वो आगे और पीछे की ओर कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एएसपी ने सी बताया, बेटा सी नहीं है, डी आंसर होगा। आया समझ क्यों आंसर यहां पे बी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब आप अगर ये कहें हम प्रजनन करते हैं, हाँ जी करते हैं। हमारे पास में जैसे मेल के पास में मेल का अंग होता है और फीमेल के पास में फीमेल का अंग होता है, ऐसे ही हमारे फूल के पास में भी मेल और फीमेल के अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रजनन अंग कहते हैं। अब इसी प्रकार से अगर यहां पे मैं बताऊं, आप जो यहाँ पे पीला वाला जो पार्ट देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको इस प्रकार से दो पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, पीले वाले पार्ट जो है मैंने पिंक पिंक बना दिए, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेल पार्ट, ठीक है। और ये आपको ये पार्ट जो दिख रहा है ना बीच में, जो आपको इस प्रकार से सुराही के टाइप से दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है फूल का फीमेल पार्ट, ठीक। अब होगा क्या, हमारे फीमेल पार्ट में यानी इस फूल के पास में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी पाया जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम है जब ये मेल वाला पार्ट जो है इस फीमेल वाले पार्ट के अंदर एंट्री कर जाएगा तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप कहेंगे सर इसमें बीजांड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका ओव्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही बीजांड इसके अंदर धारण हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो आप यहां पे क्या बता रहे हैं कि मादा प्रजनन अंग में स्त्री केसर का कार्य क्या होता है, जो बीजांड है उसे धारण करना और यहां पर फर्टिलाइजेशन करना, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कौन सा आंसर होगा। अब देश का बी है, मदन का आंसर है बी, और बाकी के भाई, बाकी के लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, जुड़े हो तो आंसर देने की कोशिश भी किया करो। यहाँ पे बताओ आंसर क्यों नहीं देते हो यार, जुड़ जाते हो तो कम से कम इतना तो किया करो कि आंसर दे सकें। बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। 11 यहां पे कहता है कि 150 न्यूटन, ये भ्रष्ट लिखा है, ये भ्रष्ट नहीं है, ये थ्रस्ट है, ठीक है। ये क्या है, थ्रस्ट होता है, और थ्रस्ट भी एक प्रकार का बल ही होता है। 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से प्रेशर कितना होगा। आप खुद सोचो, हमें क्या दिया है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी ने इस बार पेपर का पैटर्न ही अलग रखा है। अलग का मतलब पहले लेवल हाई रखता था, लेकिन इस बार लेवल आप देखो बहुत ही कम लेवल पूछा जाए, इजी टू मॉडरेट ही है, टफ की तरफ तो जा ही नहीं रहा है ग्रुप डी। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप खुद बताओ, हमें क्या दिया है बेटा, फोर्स दिया है, कितना दिया है, 150 न्यूटन का दिया है। फिर कह रहा है वर्ग मीटर क्या है, 0.25 वर्ग मीटर क्या है, मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्र क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है। ए बराबर दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है। सर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है F अपॉन A। F की वैल्यू कितनी है, 150 दी है, A की वैल्यू कितनी दी है, 0.25 दी है। आप जब इसे काटेंगे 0.25 से ऊपर काटेंगे, जीरो आ जाएगा, 25 और छिक्के 150 होते हैं, लगभग 600 आएगा। 600 पास्कल इसका आंसर होना चाहिए। तो इस बताओ क्या आंसर है, फॉर्मूला बेस आंसर है, क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया यहाँ पे, कितने लोगों ने, सर मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ जी भाई बिल्कुल पढ़ते रहो, केवल पढ़ते ही रहना, कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों। लेकिन जब तक आप चीजों को फोकस नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं होगे, तो कैसे पढ़ पाओगे। केवल आप देख कर चीजों को समझना चाहते हैं, हाँ देख लिया, हाँ भाई अगर देखने से सब कुछ हो जाता तो कॉपी भी सामने देखते ही हम लोग, तो क्या हमें वो रट जाती है, क्या हमारे पूरे दिमाग में बस जाती है, नहीं। जब तक हम सामने वाले को उस चीज को सुनाना नहीं पसंद करें, जैसे मैंने कुछ पढ़ा, उस कोई व्यक्ति उससे पूछ रहा है, उसको मैंने उस चीज बताई,
तो वो मेरे को ज्यादा अच्छे तरीके से आती है, ना कि वो पढ़ने से ज्यादा अच्छे तरीके से। तो चीजों को शेयर करोगे तो आपको ज्यादा चीजें आएंगी। इसलिए कहता हूं कमेंट करोगे तो आपका क्यूरियोसिटी बहुत इतनी बढ़ जाती है कि आप उन चीजों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना फोकस रखते हैं कि मेरा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, इस पर आपका ध्यान रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं तो ध्यान जब चीजों में इन्वॉल्व होगे तो पेपर में वो चीजें बहुत जल्दी याद आती हैं, अरे सर ने ये बताया था, मेरा ये गलत करके। ठीक है, त्रिशा शर्मा जुड़ चुकी है, नमस्ते त्रिशा। सी आंसर दे दिया है, एमलेट। हाँ जी बिल्कुल, लेट तो हो, 12:30 पे आयो, क्लास आधी निकल चुकी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। गर्म चीज को छूने से हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं? आप देखते हैं ना, हम गर्म वस्तु की ओर जाते हैं, लेकिन जैसे ही मान लो चाय बनाने जा रहे हैं या कुछ भी रखने जा रहे हैं, ये गर्म हो जाएगा तो आप इसे छोड़ दोगे, छोड़ना पसंद करोगे। तो गर्म वस्तु छूने पर हाथ का पीछे हटना, ये क्या कहलाता है? सर आप कहोगे कहीं ना कहीं सर ये तो प्रतिवर्ती क्रिया है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। हाँ ये बात तो सही है। और प्रतिवर्ती क्रिया को आप यहाँ पे किससे मैनेज करते हैं? सर इसे तो स्पाइनल कॉर्ड मैनेज करती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया होती है। लेकिन क्या है आपसे क्वेश्चन, ये तो बायो का टर्म हो गया। ठीक है, अगर आपसे बायो का पूछेगा तो आपका आंसर होगा प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन पूछा गया है गर्म चीज को छूने से हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं? बेटा ऊष्मा के ट्रांसफर की वजह से। क्या होगा, इसके अंदर हीट ट्रांसफर होने लग जाती है। अब हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगी? तो आप कहेंगे कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो होता है हाई से लो की ओर। कहां होता है? हाई से लो की ओर। मतलब सर ये बताओ, इसको टेम्परेचर दिया था, हाँ जी दिया था। अब इसके पास एनर्जी क्या है? सर हाई होनी चाहिए, हाँ जी हाँ। इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होगी। भाई आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है क्या? ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है और आपके अंदर होगा 37 के आसपास, तो आपका टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? लो होगा। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी कहां जाएगी? हाई से लो की ओर जाएगी और बहुत तेजी से हिट करेगी। जितना ज्यादा गर्म उतनी तेजी से हिट करेगी, तो हीट का स्टिमुलेस ज्यादा हो जाएगा, हीट का उद्दीपन ज्यादा हो जाएगा। और इस वजह से आपको यहां पे क्या लगेगा? आपको दिक्कत होने लग जाएगी, आपकी सेल डैमेज हो जाएगी। तो इसका स्टिमुलेस जो होता है वो ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? अब यहां पे आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि नहीं? हाँ, अवधेश ने, मदन ने, त्रिशा ने, इसके अलावा मदन गोमती आज काम से गई है। अच्छा गोमती गई है कहीं पे। अब ये क्या है भाई, ऑनलाइन में मुझे क्या पता कहाँ गई है कहाँ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। ये देखो, इसे इन दोनों को तो आप जानते ही होगे, नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं है। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं? ये तो साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे ना आपको। लेकिन यहां पे पूछा क्या गया है, ऐसा कौन सा दोष है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही? बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सोच लेना कि जो हमें सही तरीके से दिख रहा है वो दोष आपका वही है। मतलब पास का अगर आपको स्पष्ट दिख रहा है तो आपका जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष है। मतलब यहां पे उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर का धुंधला दिखाई देता है, पास का स्पष्ट दिखाई देता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, लेकिन पास का धुंधला दिखाई देता है। इस लड़की को पास में जो फोन है इसके पास में, फिर भी इसके पास में देखो ऐसे कम दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसके माथे पर आपको लकीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके पास में कम दिखाई दे रहा होगा। पास की चीजें यहां पे कम दिख रही हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, तो याद रखना जब पास क्लियर हो और दूर जो हो वो यहां पे क्या हो? ब्लर हो, यानी धुंधला हो, तब होने वाला जो दोष है वो होगा आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, उल्टा होता है, ये बात याद रखना। जो दिखाई नहीं दे रहा यानी दूर का नहीं दिख रहा तो निकट दृष्टि दोष है, पास का नहीं दिख रहा तो दूर दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष को हम कहते क्या है? तो बेटा याद रखना, इसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे मायोपिया बोला जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इस
उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी अगर आप दूरदृष्टि की बात करें तो बेटा उसके अंदर दूर का तो अच्छा दिखेगा, पास का धुंधला दिखेगा, तो इसे कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। तो जो आपको यहाँ पे दिया है हाइपरमेट्रोपिया, ये आपका दूरदृष्टि दोष का नाम है। और अब मायोपिया जो दिया है वो क्या है, वो आपका निकट दृष्टि दोष का नाम है। जब हमें दूर का धुंधला दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, जब हमें पास का धुंधला दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष है। ये बात समझ में आ गई? ऊपर चैट में देखो, मदन आपको बताया गोमती ने? हाँ जी, गोमती ने मदन को नहीं सबको ही बताया, हमें भी बताया है, हमें भी पता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 3 किलोग्राम का द्रव्यमान, यहां पे देखो चीजें क्या दी गई, पहले उस पर बात करते हैं। दिया गया है हमें 3 किलोग्राम का द्रव्यमान, यानी एम की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या दिया गया है, त्वरण दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, यहां पर ये भी समझ पे आ गया। तथा 2 किलोग्राम का द्रव्यमान, भाई 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 रुको रुको रुको, द्रव्यमान उसने दूसरा भी दे रखा है। यहां पर इसका मतलब है कि इसे हम M1 कह लें, हाँ जी कह सकते हैं। जो दूसरा द्रव्यमान दिया है वो M2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर तो सर ट्रू हाँ होना चाहिए। कितना दिया है? 2 किलोग्राम का। ठीक है, फिर कह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पे त्वरण जो काम कर रहा है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का काम कर रहा है। यानी पी यहां पर A2 हो गया, यहां पर A1 हो गया। तो किस स्थिति में बल अधिक लगेगा? आप क्या जानते हैं? F1 बराबर यहाँ पे M1A1 लगा दें कि नहीं लगा दें? लगा दो, क्योंकि F बराबर तो Ma होता है। यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, सर ये तो आ गया 12 न्यूटन। हाँ जी बिल्कुल। इसी प्रकार से आप यहां पे F2 करेंगे तो 2 इंटू 5 कहोगे, और इस प्रकार से सर यहां पे 10 न्यूटन हो जाएगा। आप बता दो किस में ज्यादा लग रहा है? तो किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? जब यहां पर हमारे पास में क्या है, मास यहां पर ज्यादा हो। किसका मास ज्यादा है? 3 किलोग्राम वाले का मास ज्यादा है। और इसी को हमने क्या दिया, जो एक्सेलरेशन दिया है, इसके आधार पर इसके पास में 12 न्यूटन का फोर्स है। तो आप क्या कहेंगे कि किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? आप कहोगे 3 किलोग्राम द्रव्यमान होने पर यहां पर क्या हो जाएगा, बल समान नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, एम की वैल्यू यहां पे ज्यादा है। अवदेश का गलत हो गया, डी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा। डी कहां से हो गया? दी गई सूचना से नहीं बता सकते भाई। हमें यहाँ पे क्या है, M1 दे रखा है, A1 दे रखा है, यहाँ पे हमने F की वैल्यू निकाल ली, M2 दे रखा है, A2 दे रखा है, यहाँ पे अभी हमने F की वैल्यू निकाल ली, और दोनों पे हमने जब F की वैल्यू निकाल ली यानी फोर्स निकाल लिया, तो हमें पता चला ये 12 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। 12 न्यूटन किस वजह से? क्योंकि इसके पास में मास ज्यादा था। 3 किलोग्राम द्रव्यमान पर जो है वो यहाँ पर क्या लगेगा, बल ज्यादा लगेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। क्या कहता है? 15 कहता है यहाँ पे, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? भाई एक तो हमने पढ़ा था अधातु, यहां पर धातु अधातु से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हमने वहां पे पढ़ा था कि कौन सी अधातु है जो चमकती है, तो उसका आंसर हमें पता था, आयोडीन बता दिया। अब पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है, अधातु है, जो तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है। बेटा इनमें से कोई एक है जो लिक्विड में मिलती है। आयोडीन तो मैंने आपको पाउडर के रूप में दिखाया था, इसके अलावा आप बता दो इनमें से कौन है जो लिक्विड के रूप में दिखेगा। और यहां पर आंसर किसी का आया है? नहीं आया है, लेकिन मैं बता देता हूं, चलिए ठीक है। यहां पर याद कर लेना, ब्रोमीन एक ऐसी यहां पे अधातु है जो हैलोजन समूह का सदस्य होता है, और ये गहरा लाल भूरा होता है। यहां पे दिख रहा होगा गहरा लाल, और ऊपर की तरफ में कुछ भूरा टाइप का दिख रहा होगा, और ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। यहां पर लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से ब्रोमीन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन यहां पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, कमरे के तापमान पर रहता है, गहरा होता, लाल होता है, और इसके अलावा हैलोजन समूह का सदस्य होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आंसर सी, हाँ जी सी आंसर होगा। त्रिषा का, ब्रिजेश का और मदन का आंसर आ चुका है, सी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पित्तरस जानते हो आप? कौन निकालता है पित्तरस? तो आप यहां पे कहेंगे कि सर ये तो पित्तरस का मतलब क्या है, ये तो बाइल जूस होना चाहिए। हाँ जी बाइल जूस है। और यहाँ पर पित्त रस को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पित्त रस है, आमाशय का रस है, और लार है, और एड्रेनलिन है। इनमें से बोला गया है कि कौन सा पदार्थ सीधे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, यानी डायरेक्टली ब्लड में जाके मिल रहा है। सर ये पढ़ाया है क्या? हाँ जी मैंने पढ़ाया है। अब आपके माइंड में चीजें आएंगी कैसे। एक तरफ में मैं अगर आपसे कहूं कि एक होती है आपके पास में एंडोक्राइन ग्लैंड,
कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? इसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। हाँ जी सर, बिल्कुल। और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। बिल्कुल। अब बता दो इसमें सर फर्क क्या है? बेटा एक चीज बताना कि इसके पास में डक्ट जो होती है, नलिका जो होती है, वो नलिका नहीं पाई जाती। ठीक है सर, नलिका नहीं पाई जा रही। और इसके पास में जो डक्ट मिलती है, हाँ जी ये भी बात सही, यानी नलिका इसके अंदर पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि बेटा ये जो है ना, ये हार्मोन्स का स्रावन करेगा, ये हार्मोन्स बनाता है। और ये जो है ना, वो एंजाइम बनाता है। सर इससे इसका संबंध क्या है बेटा? इसका इससे संबंध ये है कि अगर आपकी बॉडी में हार्मोन बनेगा तो क्या केवल आपको उसी वाले एरिया में हार्मोन चाहिए? यानी दिमाग में बना हार्मोन आपकी बॉडी के पास में जाना चाहिए ना, पूरी बॉडी के पास में। लेकिन पूरी बॉडी के पास में कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होना चाहिए कि इनमें से कोई एक जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। और आप यहां पे बताएंगे कि इसमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो मैं बताऊंगा बेटा कि उसमें से ग्लैंड जो है वो एड्रिनलिन है। यानी एड्रिनलिन यहां पे एक हार्मोन्स है और आपकी अधिवृक्क ग्रंथियों से निकलता है, जो लड़ो और भागो की बात करता है, जो आपके टेम्परेचर को बढ़ाने की बात करता है, टेम्परेचर को घटाने की बात करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर सर ये पित्तरस, आमाशयरस, लार क्या है बेटा? ये एंजाइम है। और ये एंजाइम है तो ये एक्सोक्राइन है। और अगर ये एंजाइम है तो ये उसी उसी एरिया में काम कर रहे हैं। क्या पेट में बना एंजाइम पेट के अंदर ही चीजों को पचाने का काम करेगा? छोटी आंत में बना एंजाइम छोटी आंत के अंदर काम करेगा। तो आप बता दो कि ये उतने उतने एरिया में काम कर रहे हैं। और हार्मोन्स पूरे शरीर में काम करेगा। तो हार्मोन्स अगर पूरे शरीर में काम नहीं करेगा, मैंने कहा ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन आपकी पूरी लंबाई को बढ़ा देगा। अगर ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करेगा तो कभी आपकी हाथ बढ़ जाएंगे, कभी आपका एक पैर बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ जाएंगे, फिर क्या करोगे भाई? छोटे जो एक एक आपका पैर है वो छोटा रह जाएगा, एक हाथ आपका छोटा रह जाएगा। तो उसको पूरी बॉडी में समान मात्रा में चाहिए, इसलिए ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है, आंसर नहीं दे रहे थे हम, यही हैं, आंसर नहीं दे रहे थे बेटा। आंसर देने से, नहीं देने से क्या हो जाएगा? आंसर दो ना, आता है तो दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन सा गुणसूत्र करता है? अब भाई एक चीज बताओ, पहले तो आप इसको समझो, मैं आंसर देता हूं। हम अगर यहां पे बात करें, हमारे पास में क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा सर, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना हमारे पास 46 पाए जाते हैं। लेकिन ये 46 पेयर में होते हैं, जोड़े होते हैं। चलो ये भी बात समझ में आ गई, 23 पेयर होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि हमारे 22 पेयर जो होते हैं ना, 22 पेयर तो होते हैं समान, यानी ऑटोसोम्स, जो कि दोनों में ट्रांसफर होते हैं एक जैसे। लेकिन एक हमारा होता है 23वां पेयर। अब 23वां जो पेयर है ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। सर ये सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से क्यों जाना जाता है? बेटा यही बताता है कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या फिर लड़की। यानी ये सेक्स डिटर्मिनेशन के काम आता है, जो सेक्स को निर्धारित करने के काम आता है। ठीक है सर, ये 23वां पेयर मतलब 23वां ही होना चाहिए? नहीं भैया, ये कोई भी एक हो सकता है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि हमें केवल एक गुणसूत्र की जरूरत है सेक्स क्रोमोसोम्स बनाने के लिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि इसका सर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13, 18, 21 आंसर नहीं होंगे। ठीक है, मेरा पीजीटी पेपर जून 2026 का होगा, कोई था ही नहीं, हम क्या कर रहे पढ़ रहे। अरे लाला पढ़ लेते तो, कोई था नहीं कोई है नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? मेरे पास में एक चीज याद रखना, मेरे पास में कभी भी कोई बच्चा आए ना आए, लेकिन मेरा काम होता है पढ़ाना। क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर मैं वो निभा सकता हूं तो सामने वाले को कभी ना कभी ये एहसास होगा कि ये व्यक्ति एक इंसान को पढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इसके साथ में मिलके कम से कम एक इंसान तो मिलके और पढ़ सकता है। बेटा अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते हो, फिर तो इसका मतलब ये है कि आप जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हो। मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं एक बच्चे को भी पढ़ाता हूँ क्लास में। अगर ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ वहां भी अगर एक बच्चा आया था, यानी जब मैंने शुरुआत की थी ना यूट्यूब पे, तो एक ही बच्चा आता था, कभी कभी तो एक भी नहीं आता था, मैं फिर भी पढ़ाता था। लेकिन वहां पर मुझे क्या मिला? वहां पे मेरे को एक चीज पता चली कि वो मेरी जिम्मेदारी है।
जब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए, तो वहां पर सामने वाले को एक एहसास होगा कि ये इतना मेहनत कर रहा है, तो चलिए हम इसकी क्लास देख लेते हैं। और जब वो देख रहा है तो वो आएगा भी और उसे लगेगा अच्छा लग रहा है, रुकेगा, नहीं लग रहा है नहीं रुकेगा। तो आप अपनी तैयारी करो, आपका अपना गोल है, किसी और पर कंधे पर रखकर कभी भी बंदूक नहीं चलाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, क्या आंसर देता है। एक साइकिलिस्ट है, हाँ जी है, चलते चलते अगर अपने हाथ से एक सेब फेंक देता, भाई साइकिल पे जा रहा है और उसने अपने फेंक दिया एक सेब, ठीक है, सेब किस दिशा में जाएगा, सेब किस दिशा में जाएगा, ग्रुप डी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ। अब एक चीज सोचो कि जब कोई व्यक्ति चलती ट्रेन से कोई वस्तु को फेंकता है, तो क्या वस्तु पीछे रह जाती है, नहीं, कहां जाती है, साथ आगे जाती है। क्यों, क्योंकि जड़त्व काम कर रहा होता है, इनर्शिया काम कर रहा होता है, और इस इनर्शिया की वजह से वस्तु सीधे उसके हाथ में आकर गिरती है, वो ट्रेन के साथ आगे बढ़ती है। इसका मतलब साइकिल से सेब फेंकने पर सेब जड़त्व के कारण साइकिलिस्ट की गति की दिशा में ही आगे बढ़ेगा, और गति की दिशा में आगे बढ़ने का मतलब है उसके पथ में जाएगा, और उसकी पथ में जाने का मतलब है कि उसकी स्पर्श रेखा के साथ जाएगा, और उसकी स्पर्श रेखा का मतलब है कि आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विपरीत दिशा में नहीं जाएगा, वृत्त में जाएगा नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा सीधा नहीं गिरेगा, पहले वो आगे बढ़ेगा फिर ग्रेविटेशनल की वजह से नीचे गिरेगा। तो पहले जड़त्व काम करेगा फिर ग्रेविटेशन काम करेगा, जड़त्व के कारण वो पहले आगे जाएगा और ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आएगा। तो पहले क्या काम करेगा उस पर ध्यान देना है, आएगा तो नीचे ही, लेकिन पहले क्या हो रहा है, पहले आएगा जड़त्व, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19। अब कहता है भैया विद्युत धारा है ना, उसको दुगना कर दो, विद्युत धारा को दुगना कर दो, फिर क्या हो जाएगा, यानी करंट को, जो आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अब उसे करंट को दो यहां पे दुगना कर दो। तो प्रतिरोध जो है ना वो स्थिर रह गया, यानी इन्होंने कहा कि प्रतिरोध जो है वो हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। फिर आप बता दो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में P बराबर क्या होता है सर, आई आर होता है, पावर बराबर क्या होता है, आई आर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। आपने बताया कि सर जो नया रेजिस्टेंस है ना, आई की जगह पर आप ले लो 2i, ठीक है, आर की जगह पर आप क्या ले लो, आर ही ले लो, ठीक है, चलो मैंने वही चीज ले ली, ठीक है। अब क्या कहता है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नई शक्ति क्या होगी, पी डैश ले लू मैं, और पी डैश लूंगा तो आई की जगह पे मैंने ले लिया 2i, और आर की जगह पे मैंने ले लिया आर। अब आप खुद बताओ, पी डैश बराबर जो है वो 2 हो जाएगा, और आई आर जो है वो तो पी के बराबर होता है, तो बता दो क्या हो जाएगा बेटा, दुगना हो जाएगा। इसका मतलब ये तो सर, ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि दुगना हो जाएगा, शक्ति जो है वो दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बताओ कितने लोगों ने ये आंसर दिया है, किसी ने दिया है कि नहीं, सी आंसर दे दिया है। हम कहां से आंसर दे रहे हो, अब क्यों गलत आंसर दे रहे हो, बताओ। त्रिषा शर्मा ने भी डी दे दिया है, बेटा ए आंसर होगा। शक्ति अपरिवर्तित क्यों होगी, जब उसने दुगना कर दिया है, तो दुगना मैंने यहाँ पे करंट को रखा तो 2IR आ गया, आई आर जो होता है वो पी के बराबर लिया था मैंने, तो यहाँ पे 2P कर दिया, तो यहाँ पे दुगना ही तो हो गया। नया जो आपका शक्ति होगी वो दुगनी होगी पिछले वाली की अपेक्षा में, आया समझ। हाँ जी बिल्कुल अवधेश भाई, ए ही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्या कहता है, यहां पे हमें दे रखा है कि कोई एक वस्तु है, उसकी अंतिम वेग दे रखा है, अंतिम चाल दे रखी है 54 किलोमीटर, और उसने 150 मीटर दूरी तय की है। ठीक है, एक चीज समझ लेते हैं, हमें दिया क्या है इस पे बात करते हैं। पहले हमें क्या दिया है, हमें अंतिम वेग दिया है, यानी बी दिया है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। अब इस 54 को आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर से पहले मीटर बनाओगे, हाँ जी बनाएंगे सर। क्या करेंगे, अगर किलोमीटर से मीटर को चेंज करना होता है, यानी मीटर बटे सेकंड करना होता है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई होता है, और ये आ जाएगा आपका कितना, 18 से इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 5 से हो जाएगा 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है सर, ये तो बी की वैल्यू आई है। ठीक है, अब वो क्या कहता है बेटा, उसने 150 मीटर दूरी चली है, यानी एस दूरी बराबर क्या है, 150 मीटर है। इतना हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया। अब त्वरण कितना होगा,
भैया अगर आप यहाँ पे त्वरण लगा रहे हो सर, यहाँ पे अगर अंतिम में तो प्रारंभिक वेग भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, प्रारंभिक वेग अगर इसने बताया नहीं है तो हमने ले लिया है जीरो अपनी तरफ से, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है, और नहीं लिखा है तो जीरो ले लो। ठीक है, अब आप ये बताओ हमारे पास में क्या कोई ऐसा समीकरण है जिसमें बी आता हो, एस आता हो, ए आता हो, यू आता हो? क्या कोई ऐसा समीकरण है? तो आपके दिमाग में गति का तीसरा समीकरण आना चाहिए। कौन सा? गति का तीसरा समीकरण आना चाहिए। ये क्या कहता है कि जो बी स्क्वायर बराबर होगा, बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as के। क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as के। सर इसका यूज किया क्यों? इसलिए क्या, क्योंकि मुझे दूरी पता थी, मुझे एक्सेलरेशन पता करना है, यू मैंने देख लिया, बी मुझे दिया है, तो बी की वैल्यू आप यहां पे रखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर है तो मैंने लिख लिया 15 गुणा 15। यू की वैल्यू मैंने जीरो ली है, 2 हो गया। एक्सेलरेशन निकालना है, एस की वैल्यू 150 दी है। आप खुद देखो आंसर क्या हो जाएगा। 15 से पहले तो ये कट जाएगा 10 बार, हाँ जी सर, ये 10 दूनी 20 हो गया, और 20 यहाँ पे ये हो गया, 20 बटे यहाँ पे 15 हो जाएगा। और अगर ये 20 बटे 15 हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा 5 से काटेंगे 4, और 4 बटे 3 आएगा कि नहीं आएगा, या 3 बटे 4 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बराबर आएगा, इसको काटने के बाद 3 बटे 4 आएगा। और 3 बटे 4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 होते हैं, 2 बचा, 4 पंजे 20 होते हैं। तो इस प्रकार से मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा आंसर आ गया 0.75। कितनों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है? तो कितनों का सी आंसर आया? किसी का नहीं आया। अवधेश का आंसर ए है बेटा, सी आंसर होगा। ठीक है, तो चेंज, जहां पे चेंज, आंसर चेंज कर लो। आंसर क्या दिया? कुछ दिया ही नहीं था यार, बी दिया था, दूरी दी थी, यू दिया था, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे ए की बात कर रहा है। समीकरण ऐसा बता दो कि जिससे हमारा आंसर निकल के आ जाए। बी, यू, ए और एस के बारे में कौन सी चीज देती है? तीसरा समीकरण। वैल्यू पुट की है, सारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर आता है 21। ये लो, ये महिला है, हाँ जी महिला तो है ही। देखो क्वेश्चन नंबर आता है 21। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? भाई एक चीज बताओ, मैंने बहुत बार बता दिया होगा कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप क्या कहेंगे, सर अवतल दर्पण जो है ना, ये उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है और बड़ा बनाता है। ठीक है, उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है, बड़ा बनाता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि अवतल दर्पण में ना 5 कंडीशन होती हैं, 5 कंडीशन होती हैं, और एक कंडीशन अलग होती है। जी जी जी, समझ लो। 5 कंडीशन की मैं बात करूंगा तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो उल्टा बनेगा। ठीक है सर, और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? सर वो तो वास्तविक होता है। हाँ जी, उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, और सीधा व्यक्ति जो होगा ना वो हमेशा आभासी होता है, कल्पना होती है। तो एक कंडीशन जो है वो यहाँ पे बताती है कि वर्चुअल भी बनेगा। तो आप बता दो कि 5 कंडीशन यहाँ पे कहती हैं उल्टा बनेगा, और एक कंडीशन कहती है कि सीधा बनेगा, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। तो आप क्या बताएंगे? सर इसका आंसर सी होना चाहिए कि इसमें वास्तविक और उल्टा है, क्योंकि ये इसकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि आप दर्पण के कितना पास आते जा रहे हैं। जितना जितना पास आते जाएंगे आपका जो मिरर है वो यहाँ पर उल्टी इमेज को थोड़ा बड़ा करता जाएगा, और जैसे ही ज्यादा पास आ जाएंगे तो उस इमेज को सीधा कर देगा। तो यहाँ पर जो डेंटिस्ट होते हैं वो 5वीं यानी 6वीं कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, इस 6वीं कंडीशन का यूज करते हैं जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 22। सोडियम बाइकार्बोनेट। पहली बात तो एक चीज बताओ, एक खुद सोचना, हमें फॉर्मूले पता है क्या? आपको फॉर्मूला पता हो, कहीं ना कहीं इसका आंसर निकल आएगा, लेकिन कैसे कैसे निकलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सर क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट? बेटा NaHCO3 होता है। चलो ये भी बात है। ये कह रहा है अम्ल के साथ क्रिया करा दो। सर मैं अगर अम्ल की बात करूं तो मैं केवल एक अम्ल ले लेता हूं, कोई भी ले लेता हूं, सबसे इजी वाला ले लेता हूं। क्या ले लूं? HCl ले लो। ठीक है, HCl ले लो। अब एक बात बताना, सर सोडियम जो है ना, सोडियम, हाँ जी, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा अच्छा, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है? इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना कि ये जो है ना अपने पास वाले का जो परमाणु है यानी अणु है ना, मॉलिक्यूल है, उनको खींच लेता है। यानी क्या करेगा? इसका मतलब ये है Na अपने वाले को तो छोड़ देगा,
और इसके वाले को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये NaCl बन गया। ठीक है, अगर ये NaCl बना है तो आप बताओ क्या क्या बचा। सर यहाँ पे एक H बचा और इसके पास में भी एक H बचा, और आप देखो ऑक्सीजन भी हमारे साथ में होगी, तो इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा, पानी बना दूंगा। इसके अलावा क्या बना दोगे, अब खुद सोचो क्या क्या बचा है। सर यहाँ पे सी का तो यूज हमने कहीं किया ही नहीं है, हाँ जी सी बचा है। एक ऑक्सीजन का यूज किया है और यहाँ पे तो दो ऑक्सीजन बची, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये बनकर तैयार हो गई आपकी सोडियम क्लोराइड वाटर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ कहाँ दिख रहा है ऐसा। ये कहता है कौन सा उत्पाद बनेगा, तो आप कहेंगे सर नमक बना, हाँ जी सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी जल बना, हाँ जी जल बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ, क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। मैडम जी वाह, आपका तो सही हो गया। कौन सी मैडम का सही हो गया, मुझे लगता है मैडम यहाँ पे और भी मैडम है, आगे पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर आता है 23। अब बेटा सेल की बात करते हैं। आपको पता है हमारे अंदर क्या पाई जाती है, सर हमारे अंदर तो सेल पाई जाती है। तो पेड़ के अंदर क्या पाई जाती है, उनके अंदर भी सेल पाई जाती है। वो भी बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं, वो उनकी लंबाई भी बढ़ती है, हमारी लंबाई बढ़ती है। इसका मतलब हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है, उनके अंदर भी सेल डिवीजन होता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के पास सेल पाई जा रही हैं और दोनों के पास में डिवीजन हो रहा है। लेकिन 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 सर हमारे जो कलर हैं वो गोरा काला होता है बस, और उनके जो कलर है ना वो लाल भी होगा, हरा भी होगा, काला भी होगा, और यहाँ पे पीले भी होंगे, फूल पीले आ जाएंगे, लाल आ जाएंगे, तो सब कुछ होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कलर पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका ये कारण है कि इसके पास कुछ ऐसा और होगा जो यहाँ पर अलग मिलेगा, जो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है सर 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 सर, जो पेड़ है ना वो बाहर के टेम्परेचर में रहता है, हम तो घर के अंदर घुस जाते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो सर यहाँ पर उसके पास में ना कोई मजबूती देने वाला भी होगा, हाँ जी हाँ, उसके पास सेल वॉल पाई जाती है। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ बताऊंगा कि क्या सर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलता है भैया, एनर्जी हमें भी चाहिए उसे भी चाहिए। क्या न्यूक्लियस नहीं मिलता भैया, सेल है तो दोनों के पास में अपना अपना न्यूक्लियस है, बिल्कुल सही बात है। क्या कोशिका झिल्ली होती है, दोनों के पास कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि उसके पास तो अलग से क्लोरोप्लास्ट यानी सेल वॉल भी पाई जाती है। सर क्लोरोप्लास्ट, क्या एनिमल के पास में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्या हम लाल पीले काले होते हैं, भाई काले तो होते हैं लेकिन लाल पीले तो नहीं होते। लाल पीले तो हम जब गुस्सा होते हैं तब होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। मैडम तो मैडम हो गई हैं अब, मैडम मैडम, अरे मैडम नहीं है मदन है। ठीक है, वो जो आंसर आप बता रहे हो मैडम नहीं मदन है, मदन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आता है 24। ये लो, एक तरफ में मोहतरमा अपना यहाँ पे मेकअप कर रही हैं, दूसरी तरफ में एक व्यक्ति है जो यहाँ पे शेविंग कर रहा है। ठीक है, दोनों की बात है। ये भी ये शेविंग तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे इनका चेहरा अच्छा दिखे, लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं आ रही। यहाँ पे बात आती है एक व्यक्ति अवतल दर्पण को शेविंग मिरर के सामने उपयोग करता है। एक व्यक्ति है चाहे एक लड़की है, दोनों की बात कर लेते हैं। दोनों अवतल दर्पण को शेविंग मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि वह दर्पण के बहुत पास खड़े हो जाएं, अब सोचना बहुत पास खड़े हो जाएं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि अवतल दर्पण के पास में आप जितना ज्यादा आते जाओगे तो ये क्या करेगा, अगर आप पास आते जाओगे, यहां थे तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बन गया, आप यहाँ थे तो यहाँ बन गया, यहाँ थे तो यहाँ बन गया। लेकिन जैसे ही आप इस जगह जाओगे, बहुत पास जाओगे, तो प्रतिबिंब आपका उल्टा नहीं बनेगा, वो सीधा बन जाएगा, पीछे की तरफ में बनेगा। मतलब सर, मतलब अगर ये यहाँ पे प्रतिबिंब बना है वो बेटा सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो याद रखना, जब हम बहुत ज्यादा पास चले जाएंगे तो एक ही कंडीशन है, जब हम पास जाते हैं तो सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्यादा पास, और जैसे जैसे आप दूर हटते जाओगे प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, ये बात याद रखना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25? कहता है भाई छुई मुई के तो पेड़ आपने देखे होंगे, भाई देखे होंगे, हाँ जी देखे ही होंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, छुई मुई एक बार छू लो तो 10 घंटे रोते हैं, ऐसे ही होते हैं हमारे पास में पेड़। पेड़ क्या है, छुई मुई का मतलब जैसे ही उसकी पत्तियां छूते हैं तो उसके अंदर प्रतिवर्ती गति होती है,
और ये प्रतिवर्ती गति उसकी सेंसेशन की वजह से होती है, यानी उसके अंदर संवेदना पाई जाती है, और संवेदना पाई जाती है तो उसमें वाटर का ट्रांसफर होने लग जाता है, उसके प्रेशर में कमी आने लग जाती है और पत्तियां मुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप दूर हटते हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रिकवर भी करता है, यानी उसके अंदर जो सेंसेशन है, जो उसके अंदर वाटर का स्थानांतरण है, जो उसके अंदर प्रेशर है, जो पत्तियां हैं, इन सब में यहाँ पे अलग अलग चीजें होने लगती हैं। तो जब बताएंगे प्रकाश संश्लेषण, भैया प्रकाश संश्लेषण क्यों रुकेगा, क्यों रुकेगा, वो पत्ती तो फिर भी काम करेगी ना, बस थोड़ा सा सेंसेशन की वजह से शर्म आ गई है। लेकिन ऐसा तो नहीं है खाना पीना बंद कर देगी, खाना पीना तब भी खाएगी। दूसरा कहता है कि दाब में परिवर्तन हो जाता है। हाँ हाँ भाई, दाब में उसके प्रेशर में कमी जरूर हो जाती है, तो प्रेशर में कमी के कारण छुई मुई का जो पेड़ है, छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो क्या करने लग जाती हैं, वो आपस में मुड़ जाती हैं दोनों। इसलिए आंसर हो जाएगा बी, शायद बी नहीं, बी ही होगा। ठीक है, तापमान बढ़ने के कारण, एक बात बताओ, आप उसे कभी भी छू लो, टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो, आप कभी भी छुओगे तब भी वो यहाँ पे मुड़ जाएगी। और तीसरा कहता है पत्तियों की वृद्धि रोकने के कारण, वृद्धि कहाँ रुकेगी, हमने कहा कि खाना पीना तो खा रही है ना, खा पी रही है, मस्त है, लेकिन उसे शर्म आ गई, आपने जैसे ही उसे छुआ, कहते ना मुझे आपने जैसे ही छुआ मैं शर्मा के भाग गई, ठीक है, तो वो शर्मा के भाग जाती है, ये शर्मा के मुड़ जाती है, बस इतना सा फर्क है। हाय मैं तो शर्मा गई, हाँ तुम शर्मा जाओ। ठीक है, तुम्हें भी कोई छुई मुई के पेड़ की तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं टच करके भाग गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु की जो ऊंचाई है ना, सर ऊंचाई का यूज कर रहे हो, पहले तो आप ये बता दो हम कैसे बताएंगे इसका आंसर, तब आपसे पूछना। मैं कह रहा हूं कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एम जी एच, क्या होता है, एम जी एच। अब इसने कहा नई हाइट है हमारे पास, कितनी, 2h है, उसकी ऊंचाई 2 गुनी कर दी है, तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नई वाली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पीई डैश बराबर, 2 की जगह पे, यहाँ पे m की जगह पे m ही रहेगा, g की जगह पे g ही रहेगा, और h की जगह पे हो जाएगा 2h। तो आप यहाँ पे 2 को वेरिएबल को आगे ले आओगे तो 2 बन जाएगा mgh, और ये mgh बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 पोटेंशियल एनर्जी, यानी नई वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पुरानी वाली की दुगनी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 का, सर हमसे कॉपी पेन चल न रहा तो न्यूमेरिकल सॉल्व ना कर पा रहे। हाँ 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 हाँ, सही बात है। फिर आपके एग्जाम जो है ना वो गर्मियों में कराए जाए, फिर गर्मियों में कहें सर पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है कि अब हमसे ना कुछ लिखा नहीं जा रहा, फिर आपके जो पेपर हैं बरसात में कराए जाएंगे, फिर बरसात में आप कहेंगे सर हम पूरे गीले पड़े हैं, हमारा जो पेज है वो गीला हो जा रहा है, तो फिर आपके बरसात की जगह पे पेपर कब कराए जाएं, आपके अकॉर्डिंग करा रहे हैं, लेकिन फिर भी तो नहीं हो रहा कुछ भी। चलो क्वेश्चन नंबर 27, वेग समय ग्राफ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब वेग समय ग्राफ का ढाल बताया जाता है तो यहां पर काम करता है त्वरण, कौन काम करता है, त्वरण काम करता है, ये त्वरण जो है वो इसके ढाल को बताता है, इसकी स्लोप को बताता है। ठीक है सर, इतनी बात तो पता है। अब मैं कहूं कि जो ढाल है वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो स्थिर ढाल का मतलब है कि आप जरूर यूनिफॉर्म मोशन कर रहे होंगे, और यूनिफॉर्म मोशन में आपका ये जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, तो हम कहेंगे कि ये एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। यहां पर जब वेग और यहां पे समय का ग्राफ बनेगा उस पर एक सीधी रेखा बनती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, आज हम डेटा लिए तभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो डेटा लिए मतलब कहाँ से ले लिए, कहाँ मिल रहा था, आज हम, दर्द हो रहा है, ओह दर्द हो रहा है, तो बेटा दर्द हो रहा है तो आप ऐसा करो, क्लास जरूरी नहीं है, बाद में देख लेना, और दर्द हो रहा है तो दवाई वाई लो, और दवाई देने के बाद में चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, मैं तो ये कहूँगा। बाकी क्लास तो ये है कि आपकी 2-4 घंटे बाद भी देख लोगे तब भी क्लास तो क्लास ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं क्लास चली जाएगी कहीं पे। हाँ वो बात अलग है कि आप लोग लाइव पे जुड़ते हो, लेकिन बाद में सोचोगे कि यार यार छोड़ो रहने दो, लाइव में जुड़ना अलग चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, परमाणु संख्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बेटा परमाणु संख्या की बात करते हैं, आपको पता है कि परमाणु संख्या बताती क्या है, मान लो ये परमाणु है और इसके पास में ये नाभिक है, और इस नाभिक में कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना,
कि जो परमाणु है इसके पास में किसके पास में आवेश होता है? सर प्रोटॉन के पास में आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और अगर प्रोटॉन के पास में धनावेश है तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेश होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही हमारे पास में प्रोटॉन होने चाहिए, जिसकी वजह से ये जो है वो एक साथ इसके चारों ओर चक्कर काटता रहे। अगर यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, यहाँ पर ज्यादा हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से जो परमाणु संख्या है वो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। तो परमाणु संख्या का मतलब क्या है कि प्रोटॉन की संख्या ही हमारी परमाणु संख्या कहलाती है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा परमाणु संख्या। तो पहला कहता है परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हाँ जी, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। तो बताओ कितनों ने ए दिया है? डी कहां से हो गया? ए आंसर है। खा चुके दवाई, कुछ ना हो रहा बेटा, वेट करना पड़ता है, ऐसी थोड़ी ना कि आज खा लिया फिर हो ही जाएगा, वेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करा दी जल के साथ में, और जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं कुछ ना कुछ तो बनेगा। भैया किसी की अभिक्रिया किसी से कराओगे कुछ तो बनाएगा ही, ये तो हमें पता है, लेकिन बनाएगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा? CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अभिक्रिया किससे करा रहे हो? H2O से करा रहे हो। और जैसे ही आप यहाँ पे CaO की अभिक्रिया H2O से कराते हो तो यहाँ पे CaOH बनता है, यहाँ पे CaOH बनता है, और ये भी हो जाएगा आपका होल ट्वाइस। खत्म हो गई बात यहीं पे। ओ कितने थे हमारे पास? एक थे, लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया पूरा। अब मैंने कहा कि CaOH बनेगा, इसके अलावा यहाँ पे क्या बनेगी? हीट बन जाएगी। अब बता दो क्या बना? CaOH होता क्या है? सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बनेगा तो यहाँ पे जो ऊष्मा बन रही है वो ऊष्मा क्या करेगी? वो आपका ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये आपकी रिएक्शन पूछे जाए तो कौन सी रिएक्शन है? ऊष्मा छेपी है। ठीक है, अवदेश का, मदन का, त्रिषा का, सबका आंसर है। वेट कर रहे हैं तो अब वेट क्या भाई, अब दवाई खाइए तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, हो सकता है हो जाए सही। ठीक है, नहीं होता है तो डॉक्टर को दोबारा से दिखा लेना, क्या रीजन है क्या है, एक्सरे दिखा लेना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो उसके साथ क्या होता है? भाई क्या होता है खुद बताओ। मैं आपसे कहूं कि एक मान लो प्रकाश की किरण है, ये मैंने कहा ये प्रकाश की किरण, ये मैंने क्या है एक अक्ष बताई, यहाँ पे विरल माध्यम लिया, और विरल माध्यम का मतलब है कि डेंसिटी कम, और सघन माध्यम का मतलब है कि डेंसिटी ज्यादा। और अगर विरल माध्यम है तो भैया प्रकाश की जो किरण आएगी वो कहीं ना कहीं से आएगी और कहीं ना कहीं टकराएगी, ये बात सही है। और जब ये टकराएगी तो आप एक बार बताओ, ये प्रकाश की किरण आ रही ऐसे, हाँ जी आ रही ऐसे है, लेकिन इसे कैसे जाना चाहिए? सर आप एक बात सोचो कि ये जो है ना वो ऐसे ही तो जानी चाहिए थी, जैसे है वैसे ही जानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि यहां पर जो प्रकाश की किरण थी ना वो कहां आई? खाली जगह से भरी जगह पे आई। और खाली से भरी जगह पे आओगे तो आप क्या देखोगे? किनारा ढूंढोगे ना, तो ये किनारा की तरफ जाती है। और किनारा कहां पे मिलता है? इसे अभिलंब की ओर मिलता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब भी कोई प्रकाश किरण ज्यादा डेंसिटी कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी की ओर आती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब भी आप खाली एरिया से ट्रैफिक की ओर जाते हो अभिलंब की ओर यानी किनारे की ओर बढ़ जाते हो। यही रीजन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो कितनों का ऑप्शन नंबर बी है? रिपोर्ट सब नॉर्मल हैं। अवदेश का आंसर बी है, मदन का आंसर बी है, और 18 का आंसर यानी त्रिषा का भी आंसर आ गया बी है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी आंसर हो जाएगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन जाएगी अविलंब की ओर मुड़ेगी। लेकिन अगर सर ये उल्टा हो जाता तो बेटा सघन से विरल की ओर आने पर आप यहां पे क्या कह रहे हैं? ट्रैफिक से खाली जगह पर आ रहे हो तो आप तेजी से भागोगे तो किनारे से हटके ही तो भागोगे कि किनारे पे ही भागे जा रहे हो? नहीं, आप आओगे बीच में मिडिल की ओर भागोगे। तो यहां से क्या होगा? ये अविलंब से दूर हटना स्टार्ट कर देगी, तो आपका आंसर हो जाता वहां पर अविलंब से दूर। यहां पे क्या है? ये सघन की ओर जा रही है, सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन के साथ में मैं बताना चाहता हूं कि बेटा आपके पास में जो क्लास चल रही है ये सारी क्लासेस जो है वो आपको यहां पर मिल रही हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइंस की हमारे पास में ग्रुप
डी 2025 साइंस पीवाईक्यूज के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पर। तो इस चैनल पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस दिख जाएंगी। लगभग 59 क्लासेस मैंने इसमें दी हैं। और आप अगर अभी की बात करते हो तो बेटा ये आज या कल के एग्जाम में जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये ग्रुप डी के वही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा रहे हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं की हैं कि मैं आपको बहुत पुराने क्वेश्चन भी ऐड कर, केवल वही जो बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने एग्जाम दिया, हमें ये क्वेश्चन दिखा, उन्होंने लेके टाइप करके ये बता दिया कि सर ये दिमाग में जो कहते हैं ना मेमोरी बेस्ड जो होता है, ये वही एनालाइजेशन चल रहा है। और आप चाहते हैं इससे जुड़ना तो आप हमारे साथ में रोजाना 12 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी का आपको सामने एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बायसे एप्लीकेशन। आप चाहते हैं तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट के साथ में आपको चीजों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं, लॉग इन करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज जो है वो मात्र 99 में मिल जाएंगे। चाहे यूपीएसआई की बात करो, चाहे यहाँ पे यूपी कांस्टेबल की बात करो, चाहे आप यहाँ पे ग्रुप डी की बात करो, या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करो, एसएससी जीडी की, एसएससी सीजीएल की। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें हमारे पैसे भी ज्यादा खर्च ना हो, और ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाए, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंसेप्ट भी बहुत अच्छा हो, ऐसा प्लेटफॉर्म जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रैक्टिस भी कराई जाए तो वो एग्जाम के दिमाग में रखते हुए कराई जाए, तो बेटा वो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बायसे एप्लीकेशन। और ये बायसे एप्लीकेशन पे आपको जो कोर्सेज है मात्र 99 में मिल रहे हैं। और हाँ, यहां पर आपको फ्री में भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे टेस्ट सीरीज जो है वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। आपको बहुत सारे नोट्स जो हैं वो फ्री में प्रोवाइड की जाते हैं। आप चाहते हैं कि ये चीजें करना चाहते हैं, डाउनलोड करना, तो आप डाउनलोड करिएगा सबसे पहले बायसे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और इसी के साथ में थैंक यू। और आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो बेटा रोजाना 12 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके साथ में अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनके पास में भी ऐसी वीडियो पहुंचे जो एनालाइजेशन के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कराती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।